हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल। आज हम लोग 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे फिजिक्स का। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे सारे क्वेश्चंस का सलूशन होगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व। प्रीवियस क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलती है BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालने में। मेनली अगर आप पिछले 10 साल के पेपर लगा कर जाएँ तो आप 50 से 60% स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग फिज़िक्स का ये करते हैं पेपर सॉल्व। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द वॉल्यूम्स ऑफ टू बॉडीज़ आर मेजर्ड टू बी V1 एंड V2। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन वॉल्यूम्स विथ एरर लिमिट्स। मतलब हमें एक वॉल्यूम V1 दिया है और एक वॉल्यूम V2 दिया है, ये उसकी वैल्यू है, और हमें पूछ रहा है उसके बीच का डिफरेंस, मतलब कि उसका घटाना, अंतर पूछ रहा है। तो एरर्स, अगर जिसमें एरर रहता है उसको सीधा सीधा हम लोग घटा नहीं सकते। तो मैंने अभी हम लोग के क्रैश कोर्स में मैंने आपको पढ़ाया होगा कि एरर्स जो होते हैं अगर सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाता है तो जुड़ जाता है। तो हम लोग V1 को यहाँ पर 10.2 ले लेते हैं और V2 को हम लोग ले लेते हैं 6.4, और हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ ले लेते हैं डेल्टा V। ये क्या है 0.02, और डेल्टा V1 और डेल्टा V2 ये क्या है 0.01। ये सबका यूनिट cc है, सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो V1 माइनस V2 ये क्या हो जाएगा 10.2 माइनस 6.4, ये आ जाएगा। सारा आंसर 3.8 है तो इसका आंसर भी 3.8 ही आ जाएगा। अब मुझे एरर घटाना है, तो एरर का घटाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जैसा कि आपने हमारे क्रैश कोर्स में पढ़ा होगा। अब हमने डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 जोड़ना पड़ेगा नेट एरर निकालने के लिए। तो हमें इन दोनों को जोड़ दें तो 0.02 प्लस 0.01, तो ये आ जाएगा 0.03। तो हमारा जो डिफरेंस का वैल्यू आएगा वो आएगा 0. जो हमारा V नेट आएगा वो आएगा, इसका वैल्यू 3.8, और एरर कैसे लिखा जाता है प्लस माइनस 0.03। तो ये इसको ब्रैकेट में रख दे cc। तो हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन आया है, थर्ड ऑप्शन। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अब हम लोग करते हैं 102 क्वेश्चन, मतलब फिर इसका दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है विच वन इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, एंड टू नंबर्स जो नंबर दिए हुए हैं 6.75 इंटू 10³ सेंटीमीटर एंड 4.52 इंटू 10² सेंटीमीटर विथ रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले सम निकालना है। ये पहले नंबर को मैं N1 लेट कर ले रहा हूँ, तो 6.75 इंटू 10³ सेंटीमीटर है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ 6750 सेंटीमीटर, और N2 की वैल्यू है 4.52 इंटू 10³ सेंटीमीटर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ 4552, सॉरी यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो 452 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ना है, सम लिखा है, तो N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा 6750 प्लस 452, तो ये 2 हो जाएगा, 550 7411 और एक 12 और 617 7202 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका ये तो आंसर हो गया। तो हम अब इसे सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिखें। तो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक पॉइंट लिखना होता है, जैसे एक नंबर आगे लिखना होता है, उसके बाद पॉइंट लगा देना होता है सारे नंबर्स के आगे। तो इसमें मैं अब किस चीज़ का गुणा कर दूं कि ये 202 आ जाए। तो
3 डेसिमल प्लेसेस इधर शिफ्ट हुआ है तो 3 से गुणा कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 7202। ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब 103 क्वेश्चन करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो वेलोसिटी का टाइम t पर डिपेंड कर रहा है और वो इक्वेशन दी हुई है v = a + bt + c/t। तो मुझे डायमेंशन ऑफ a पूछा है तो मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, v = a + bt + c/t। अब एक बात ध्यान देने वाली है, कि अगर कोई दो वेलोसिटी जुड़ती है, मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड, एक v1 है और एक v2 है 7 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ना चाहूँ तो v1 + v2 ये क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो इसमें दोनों जोड़ने में एक बात कॉमन है, उनका यूनिट। जैसा कि मैंने क्रैश कोर्स के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर 3 चीज़ें जोड़ी जा रही हैं तो उनका या घटाई जा रही हैं तो उनका इसका भी डायमेंशन सेम होगा, इसका भी डायमेंशन सेम होगा और इसका भी डायमेंशन सेम होगा। और तीनों का डायमेंशन क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा, सॉरी मीटर पर सेकंड यूनिट होगा और डायमेंशन LT जो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन मैं पहले निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी का डायमेंशन कैसे बताया था मैंने निकालने के लिए, L उसका लेंथ होता है, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम होता है, लेंथ डिवाइड बाय टाइम होता है। तो लेंथ का क्या होता है L और टाइम का डिवाइड बाय T, तो ऊपर जाएगा तो T इनवर्स हो जाएगा। तो वेलोसिटी का LT इनवर्स हो जाता है। तो वैसे ही अब हम A का क्या होगा यूनिट ये इस क्वांटिटी का, ये पूरा जो क्वांटिटी है इसका यूनिट होगा LT-1, जो कि वो पूरा क्वांटिटी A है। तो A का यूनिट हो जाएगा LT-1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 वाला ऑप्शन। लेकिन अभी मैं आपको एक और इस पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब ये वाले टोटल क्वांटिटी जो है BT का यूनिट क्या होना चाहिए, BT का यूनिट भी LT-1 होना चाहिए। BT का डायमेंशन, सॉरी यूनिट बोल रहा हूँ, डायमेंशन ये मीटर पर सेकंड है तो इसका भी मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। दोनों यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था तो यहाँ पर भी LT-1 होना चाहिए BT का। तो ये मैं LT-1 लिख दे रहा हूँ। अब मान लीजिए अब 2021 के क्वेश्चन में पेपर में आप पूछ लिया कि B का डायमेंशन क्या है, तो B का डायमेंशन यहाँ पे B × T है = LT-1, ये ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ से B से नीचे जाएगा ये, तो B का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो LT-2। तो B का अगर डायमेंशन पूछेगा तो मैं LT-2 बता दूंगा। और वैसे ही C का पूछा तो C के लिए C का अगर पूछेगा तो C / T = LT इनवर्स, और T का टाइम है तो टाइम के लिए T से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये C = LT इनवर्स × T। तो इसका आ जाएगा L आ जाएगा सिर्फ। तो मैं A B C तीनों का अगले एग्ज़ाम में अगर ऐसा पूछ ले कि B का कुछ है तो उसका पूछ ले यूनिट, जरूरी नहीं वेलोसिटी देगा, अगली बार कुछ और चेंज कर देगा लेकिन टाइप यही रहेगा। ऐसा क्वेश्चन जनरली हर बार आता है। तो अब अगला 104 क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ द वेक्टर्स A और B दिया हुआ है हमें, इसका दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हमें निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर हम लोग सीधा इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर मान लीजिए कि कोई C माने, उसको मानेंगे AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, तो ऐसे निकालना होगा। और इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2A प्लस 3B
प्लस c इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन आ जाएगा। फिर ऐसे ही b वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गए। अब हमारे पास वेरिएबल 3 है, a भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, c भी वेरिएबल है। और आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ अननोन्स 3 है और इक्वेशन 2 है तो इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। तो अब हम लोग करें क्या? तो हम लोग को ऑप्शंस से चेक करना होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करके देखें, अगर दोनों जीरो, ये जीरो आ गया तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करके देखेंगे। दोनों में जीरो, ये ऑप्शन से चेक करने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग जनरली ए ऑप्शन ना उठाए करें, मैं बोलूँगा कि सी ऑप्शन उठाएं या फिर सी या बी ऐसा ऑप्शन उठाएं तो ज़्यादा चांसेस है। ज़्यादातर पहले सी ऑप्शन उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सी में देखिए ये और ये, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस। और अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 1, 3 इंटू 2, 1 इंटू 3, तो ये तो तीनों ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पर समझदारी ए और बी और सी तो ऑप्शन देख के कभी नहीं होगा, क्योंकि ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये सब ऐड होते जाएंगे तो ये जीरो कभी नहीं होगा। बचा ए और डी, मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन से चेक करूँगा। तो ए डॉट सी मान लेता हूँ। सी अगर मेरा ये दिया हुआ है तो ये मैग्नीट्यूड को तो बाहर मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, बाहर जो रहेगा रहेगा। तो ये 1/√42 तो बाहर ही रह गया। अंदर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो करता हूँ मैं। तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू -1 -3 हो गया, और 1 इंटू 1 तो ये 1। तो ये टोटल हो जाएगा 0। ए डॉट सी। अब बी डॉट सी कर लेता हूँ तो ये 1/√42 तो उतना ही रहेगा। अब आता है 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। जैसा कि अपने वेक्टर्स में मैंने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताया था, a1 a2 प्लस a, मतलब ये जो इसका आगे का वैल्यू है उसको इसके आगे के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके आगे का वैल्यू -1 है, इसके आगे के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +1 आ जाएगा। और ये 1 है तो ये 1 आ जाएगा, +1। तो ये इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों की मतलब सी तो ए के परपेंडिकुलर है पर बी के परपेंडिकुलर नहीं है। और परपेंडिकुलर चेक करने के लिए क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया होगा। अब तो मेरा ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो आंसर होगा वो फोर्थ। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, फोर्थ ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए। अब 105 क्वेश्चन करते हैं। द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज, वी दिया हुआ है 10 + 2t + 3t स्क्वायर। What is the displacement of the particle from the mean position at time t = 1 second if the given displacement is 20 meter at time t = 0? मतलब मुझसे पूछ रहा है कि t = 0 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कि ये अगर यहाँ पे मीन पोजीशन है, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ले रहा हूँ तो वो पार्टिकल जो है वो 20 मीटर आगे पहले से है, ये t = 0 पर है। अब ये आगे t = 1 पर कहाँ पर है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे x = 0 है और ये कितनी डिस्टेंस है, तो इसको मैं x0 ले रहा हूँ इनिशियल के लिए। ये 20 मीटर है यहाँ से, और इसको मैं x1 ले रहा हूँ। तो अब आपको, जैसा मैंने काइनेमेटिक्स वाले क्रैश कोर्स में पढ़ा होगा कि अगर हमें वेलोसिटी वेरिएबल दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा नहीं सकते अब, तो हम लोग dx/dt लगाएंगे। सिर्फ x एक्सिस में मोशन हो रहा है इसीलिए मैं x एक्सिस में ले रहा हूँ।
जरूरी नहीं मैंने इस एक्सिस को एक्स एक्सिस लेट किया है, ऊपर भी आप लेट कर सकते हैं, लेकिन वन डायमेंशन मोशन है ये। तो dx/dt, ये v को मैंने लेट कर लिया, v जो है, और ये किसका इक्वल है 10 + 2t + 3t²। यहाँ पर बायो वाले स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस आपको थोड़ा इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज और ये कब हो इक्वेशन यूज़ होता है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर dx है, मैं इसीलिए स्टेप वाइज कैलकुलेट कराऊंगा। तो ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, dt क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 dt + 2t dt + 3t² dt। अब मुझे इंटीग्रेशन लगाना है, तो मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो सब में लगाऊंगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सारे में इंटीग्रेशन लगाऊंगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, इसकी x0 से x1 तक होगी, क्योंकि यहाँ से ही हम लोग टाइम, यहाँ से ही हम लोग ले रहे हैं t = 0, और इसकी लिमिट कहाँ से होगी t = 0 से t = 1, मतलब 0 से 1 होगी लिमिट, 0 से 1। तो dx का इंटीग्रेशन हमें पता ही कितना होता है, x होता है, और उसका लोअर लिमिट x0, अपर लिमिट x1 = 10। ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो इसका लोअर लिमिट 0 और ये 1, +2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और t dt का इंटीग्रेशन होता है t² / 2, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 0 से 1, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 3 बाहर आ जाएगा, और इसका t² dt का होता है t³ / 3, तो ये हो जाएगा 0 से 1। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा सा में, x का पावर n है और dx है, यहाँ पर dx है, तो इसका फॉर्मूला होता है x का पावर n + 1 / n + 1। तो n जो होता है नंबर होता है, अगर ये t का पावर n हुआ और dt से इंटीग्रेट हुआ तो ये t का पावर n + 1 / n + 1 हो जाएगा। तो n यहाँ पे क्या है, यह फॉर्मूला आप लोग रख के पुट करके देख सकते हैं। ये फार्मूला पुट करके बायो वाले स्टूडेंट्स के लिखा, मैथ वाले स्टूडेंट को तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आना चाहिए। तो ये वाला लगाएंगे, x लिमिट रखेंगे तो पहले x1 रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो x0 क्या है वो 20 था, और यहाँ पे 10 रखेंगे, 1 - 0 तो 1 ही आ जाएगा, इंटू 1 प्लस 1 - 0, 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस 0 तो ये 1 आ जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 1 - 0, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो 1 ही हो जाएगा, और 0 तो ये हो जाएगा 10 + 1 + 12 हो जाएगा, और x1 - 20 = 12, तो x1 = 32 मीटर। तो x1 की वैल्यू 32 मीटर आ गई, तो आंसर कौन सा हमारा सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा हमारा। तो अब अगला क्वेश्चन है कि एयर बबल, एक एयर बबल है, वो एक पानी का रखा हुआ है, ऐसे कोई लिक्विड रखा हुआ है, उसमें एक एयर बबल है, वो लिक्विड को कोई लिक्विड में रखा हुआ है, और वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर भाग रहा है v स्पीड से, जो कि 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और लिक्विड का डेंसिटी इसका दे रखा है रो = लिक्विड, ये 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और एयर बबल
ऑफ रेडियस ऑफ एयर बबल दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो हमें समझना पड़ेगा ये कि सबसे पहले ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कैसे कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कैसे कर रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव तो कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक फोर्स अगर ये मूव कर रहा होगा तो आगे का लिक्विड को ढकेलता जाएगा। यहाँ पे आगे यहाँ पे अगर पहले लिक्विड होगा इस एरिया में, तो उसके कुछ सेकंड बाद तो यहाँ पर बॉल आ जाएगा, तो उस लिक्विड को ढकेल देगा। तो एक बॉयंट फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। और एक नीचे इसको अगर वो जो आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बॉयंट फोर्स उसको ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, और क्योंकि लिक्विड ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है ना, और ये जो अगर यहाँ पे जो लिक्विड है इसको इसके सरफेस से ऐसे अपोज करके जाएगा, तो इस पर एक रेजिस्टेंस लगाएगा। तो एयर बबल पे ऊपर लगेगा बॉयंट फोर्स और नीचे एक लगेगा वो रेजिस्टिव फोर्स। तो उस रेजिस्टिव फोर्स को हम लोग लिक्विड के केस में हम लोग उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। तो फोर्स में विस्कस ले रहा हूँ ये। अब ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, एफ बी इज इक्वल टू एफ विस्कस। ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तभी ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस को बराबर होना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दूंगा, तो हमारा आंसर। तो बॉयंट फोर्स क्या होता है? बॉयंट फोर्स जो होता है वॉल्यूम ऑफ बबल इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू को हम लोग बॉयंट फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो v वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम बबल का स्फेरिकल शेप का है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई, और रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको मीटर में, क्योंकि हम लोग या तो सारा मीटर एसआई यूनिट में करें या सारा सीजीएस यूनिट में करें तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे g की वैल्यू हमें तंग करेगी सीजीएस यूनिट में, तो हम लोग सारा एसआई यूनिट में करेंगे। तो v आर क्यूब का 0.01 का पावर होल क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1.5 ना लेके मैं 1.5 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। जैसे वाटर का आपने पढ़ा होगा कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और एसआई यूनिट में 1000 हो जाता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इंटू जी का वैल्यू। जी का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 9.8 या 10 ही ले। अब क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो मैं 10 ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन करने में आसान, और यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यहाँ पे कुछ पास वैल्यू भी नहीं है, सीधे 10 का फैक्टर का वो चेंज है, तो मैं पास की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लूँगा। तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब विस्कस फोर्स जो होता है आपने स्टोक्स लॉ पढ़ा होगा, तो स्टोक्स लॉ के हिसाब से विस्कस फोर्स कितना लगता है 6 पाई ईटा, जो कि हमें फाइंड करना है, इंटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी। तो वो भी यहाँ पर भी हम लोग एसआई लेंगे, तो 6 इंटू पाई यहाँ भी मिल गया, पाई यहाँ भी, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो कट जाएंगे। ईटा इंटू वी क्या दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको मीटर पर सेकेंड में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 0.25 को 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब का वैल्यू था 0.01 का होल क्यूब इंटू रो 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू पाई इंटू ईटा इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई
10^2। इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है इसलिए। तो पाई से पाई कट गया और कुछ कटने लायक 0.25 से 4 कट जाएगा। तो वो कितने बार में कटेगा, तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये 1/4 इसको लिख लेंगे, तो 1/4 इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा। 16 इंटू ये 10⁻⁻2 है तो ये -6 हो जाएगा, इंटू 1.5 इंटू ये 10⁻4 हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाई 6 इंटू 3 इज इक्वल टू ईटा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी ईटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ईटा की वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्स सॉल्व करने पे कैलकुलेटर से 130.808 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि 107 वाला, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल A to B, B to C, C to A as shown in figure. If the net heat supplied to the gas in the cycle is 5 joule, the work done by the gas in the process C to A. C से A में वर्क पूछ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है कि A से B, C ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका डेल्टा U, इसका मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, ये 0 होता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट बात आप लोग जान लीजिए। तो अब हमारा फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, यही होता है फर्स्ट लॉ। तो अब हो जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। और डेल्टा W कैसे कैसे लेंगे, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए A से स्टार्ट हुआ है तो W A से B, B से C, C से A, ये तीनों का वर्क डन सम करेंगे। तो ये हो जाएगा वर्क डन A से B प्लस वर्क डन B टू C, ये साइक्लिक में होना चाहिए, वर्क डन C टू A, ये तीनों जोड़ देंगे तो हमारा डेल्टा Q मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से W C A निकालना है, यही चीज़ निकालनी है हमें। तो ये यहाँ से मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 5 जूल, और उसे प्लस रखना है कि माइनस, ये हम लोग देखेंगे। अब हीट सप्लाइड हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि हीट अगर किसी सिस्टम को दिया जाता है तो ये इंथैल्पी मतलब ये प्लस होगा। इसका साइन कन्वेंशन दोनों का, वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट टेकन बाय द सिस्टम, तो ऐसे सब ये इसका एक साइन कन्वेंशन है। फिजिक्स के लिए अलग है, केमिस्ट्री के लिए अलग है। तो आपको फिजिक्स के लिए ध्यान रखना पड़ेगा और केमिस्ट्री के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा, और कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो उसका हम लोग को क्रैश कोर्स में जब ये पढ़ाया जाएगा तो हम लोग एक अलग से साइन कन्वेंशन उसको नोट कर लेंगे। तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और वर्क डन फ्रॉम A टू B, A से B में हमारा वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, ये PV ग्राफ दिया हुआ है, P नीचे है और V ऊपर है, तो PV ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे लिखना मिसप्रिंट या फिर यहाँ पे लिखना भूल गए होंगे लोग, ये वैसे भी अंडरस्टूड है, ये PV ग्राफ है। तो प्रेशर 10 है और वॉल्यूम 1 से 2 हो जा रहा है। तो फाइनल कितना हो रहा है 2, और इनिशियल कितना है, तो हम लोग वर्क डन कैसे लिखते हैं, P डेल्टा V, तो P कितना है 10, डेल्टा V क्या हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल 2 - 1। अब ये दूसरा कैलकुलेट करेंगे B टू C, B टू C में वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। P डेल्टा V तो 0 है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस वर्क डन बाई C टू A, यही तो कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग लेफ्ट इधर ही रखते हैं और इसको लेते आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 5 - 10, ये 2 - 1 1 हो जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा -5 जूल। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा।
तो आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्क इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग अ बिगर साइज स्फेरिकल ऑयल इनटू n स्मॉलर साइज आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब कह रहा है कि एक बिगर ऑयल है, उसको छोटे 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 n ऑयल ड्रॉप्स में तोड़ लिया गया। तो बताना है कि वर्क इन्वॉल्व कितना हुआ। तो जितना वर्क इन्वॉल्व होगा वो चेंज इन सरफेस एनर्जी के बराबर होगा। कैसे लिखूँ मैं, डेल्टा W जो होगा वो डेल्टा E चेंज इन सरफेस एनर्जी के बराबर होगा, जो कि तो वो हो जाएगा टी क्या है, सरफेस टेंशन है, इनटू डेल्टा ए, एरिया में जो चेंज हो जाएगा वो हमें यहाँ पे निकाल लेना है। तो सरफेस टेंशन तो कांस्टेंट होगा, मतलब बदलेगा नहीं, और एरिया में ही चेंज बदलेगा। तो हम लोग वो एरिया में चेंज निकाल देंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो सरफेस एरिया तो चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सरफेस बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट होगी, वो क्या है, वो है वॉल्यूम। मैं इसका वॉल्यूम इसका रेडियस R मान लेना और इन स्मॉल बॉल्स का जो कि इक्वल है, मतलब आइडेंटिकल है, तो इन सब का छोटा r मान ले रहा हूँ रेडियस। तो वॉल्यूम तो बदलेगी नहीं। अगर एक बॉल है, मतलब किसी तेल का बॉल है, तो उसको अगर एक डब्बे में रखेंगे तो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, या फिर वैसे ही n छोटे छोटे बॉल ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि एक रिलेशन तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और इसको n बार जोड़ना है। तो n बार जोड़ने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो यहाँ पे एक रिलेशन आ जाएगा 3, ये सारा चीज़ कट जाएगा। तो r इज इक्वल टू n का पावर 1/3 r, ये पहला रिलेशन, ये कांस्टेंट मतलब एक रिलेशन आ गया स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में। अब हम लोग डेल्टा ए फाइंड कर लेंगे, डेल्टा ए फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि इसका अगर ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे, ज़्यादा जो हैं, तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ये मुझे पता है, लेकिन इसीलिए मैं इसको इस टर्म में आगे लिखूँगा। तो उनका सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 4πr², और n है, n बार जोड़ने के लिए n से मल्टीप्लाई कर दें, और -4πr²। ये मुझे पता है कि इसका ज़्यादा होता है, अगर मैं गलत होगा तो इसका आंसर निगेटिव आ जाएगा, डेल्टा आएगा। तो जो ज़्यादा में से कम घटाना है, तो मुझे अभी इनके बीच ये 4π कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा nr² -r²। तो ये 4π, अब यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r डिवाइडेड बाई n का पावर 1/3। तो n, तो ये r² है, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूँ तो r² डिवाइडेड बाई n का पावर 2/3 आ जाएगा, -r²। तो ये इसका ऊपर पावर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, r² भी कॉमन निकाल लूँ, 4πr², ये हो जाएगा n का पावर 1/3 -1। तो ये चेंज इन एरिया आया। तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा n/1/3 -1 के। यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ये यहाँ पर अगर n² नहीं रहता तो ये ऑप्शन सही रहता, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा। ये इसका पूरा का पावर 1/3 कर दिया, जो कि गलत है। ऐसे क्वेश्चंस में जो सबसे क्लोज है, ये मुझे सबसे क्लोज लग रहा है, तो उस पर मार्क आ जाना चाहिए। और इस पर तो इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करना चाहिए जिसका आंसर गलत हो, क्योंकि इस पर इंस्टीट्यूट देगा ही नंबर।
और क्या पता ऐसा करते जो अटेम्प्ट किया उसी को नंबर दे, सबको ना दे। ऐसा करेगा नहीं, लेकिन कर देना चाहिए आपको अपनी तरफ से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। A glass capillary tube of inner diameter 0.28 millimeter is lowered vertically into a water in a vessel। तो एक वाटर और जो वेसल में है उसमें एक कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया गया। द प्रेशर इज टू बी अप्लाइड ऑन वाटर इन कैपिलरी ट्यूब सो दैट द वाटर लेवल इन द ट्यूब इज सेम एज दैट इन द वेसल। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कैपिलरी एक्शन के बारे में। तो राइज हो जाता है अगर लिक्विड अगर कैपिलरी में डालें। अगर एक है लिक्विड और इसमें कैपिलरी पड़ी हुई है तो इसमें कुछ राइज हो जाएगा ऐसे। तो ये राइज कितना होगा ये हम लोग एक फॉर्मूले से करते हैं, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर। तो ये इतना हाइट यहाँ से इतना हाइट राइज हुआ है वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। जनरली कॉस थीटा को हम लोग 1 लेट कर लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए, और वाटर के लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो 2d बाई रो जी आर ये हो जाएगा। अब प्रेशर कितना होता है, रो जी एच होता है। तो रो जी मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2t बाई आर हो जाएगा। तो ये प्रेशर कितना लगा रहा होगा तो यही निकालना है। तो ये प्रेशर हो जाएगा, ये 2t बाई आर हो जाएगा, और t की वैल्यू दी हुई है। अगर कुछ हाइट जो गेन किया हुआ है रो जी एच, जो हाइट कैपिलरी का गेन किया है वो उस पर एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर होगा ना, वो इतना होगा 2t बाई आर। तो 2 इंटू 0.07 डिवाइड बाई आर। आर का ये डायमीटर दिया हुआ है तो इसको आर निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.14 आ जाएगा। और मिलीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग SI यूनिट में सारा लेके चलते हैं, ये SI यूनिट है। तो ये आ जाएगा 7 × 14, तो ये तो पूरा कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब और पास्कल। तो ये 10⁻³ न्यूटन इतना इस पर एक्सेस प्रेशर होगा। तो हम लोग इतना ही प्रेशर अगर इस पर लगा दें ऊपर से तो वाटर राइज नहीं करेगा। ये तो उतना ही प्रेशर हम लोग लगा दें नीचे, तो हम लोग को 10⁻³ ही लगाना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो आंसर आ जाएगा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। नीचे से इतना प्रेशर लग रहा है, एक्सेस प्रेशर उसके हाइट पे रेज होने से ये बन गया है। तो ऊपर से हमें कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, उतना ही सेम अमाउंट लगा दें तो इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। तो वहाँ हाइट रेज नहीं होगा अगर उतना ही प्रेशर लगा दें तो। अब दिया है कि द वॉल्यूम एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ ब्रास एंड आयरन आर इतना और इतना दिया हुआ है। वॉल्यूम एक्सपेंडेबिलिटी मतलब कि अल्फ़ा। दे आर सपोर्टेड बिटवीन द रिजिड वॉल्स, दे आर हीटेड सो दैट दे हैव द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी सेम है और देयर इज़ नो बेंडिंग। इफ द सेम थर्मल स्ट्रेस कांस्टेंट है, स्ट्रेस कांस्टेंट है, then the ratio of Young modulus of brass and iron will be। तो इनका यंग्स मॉडुलस और हमें अल्फ़ा में रिलेशन पता होना चाहिए ये क्वेश्चन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग वही डिराइव करते हैं। कैसे? तो हमें डेल्टा एल का फॉर्मूला पता है, जो ओरिजिनल लेंथ होता है फिर अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। और डेल्टा एल बाई एल निकाल लें तो ये क्या होता है, अल्फ़ा डेल्टा टी। और दोनों को डेल्टा टी सेम टेम्परेचर से वो किया गया, दोनों में डेल्टा टी कॉमन रहे, मतलब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। और हम लोग ये डेल्टा एल बाई एल है, इसका ये स्ट्रेस होता है।
आपने पढ़ा होगा तो। और यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस, सॉरी ये स्ट्रेस नहीं होता, ये स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो मैं स्ट्रेस का निकाल लेता हूँ, ये यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दोनों में स्ट्रेस कांस्टेंट लेना है। स्ट्रेस की वैल्यू दोनों में कांस्टेंट लेनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग अगर यंग्स मॉडुलस अगर ब्राग्स का निकालेंगे इधर से और दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो स्ट्रेस निकालेंगे ब्रास के लिए, तो ब्रास के लिए स्ट्रेस क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास इनटू स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल, जो कि हुआ था अल्फ़ा डेल्टा टी के बराबर। तो अल्फ़ा ऑफ ब्रास इंटू डेल्टा टी, और इसका लोहे का क्या हो जाएगा, y इंटू आयरन का F ले लूँ, और उसका अल्फ़ा ही आयरन ले लूँ, और इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी और डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे रेशियो यंग्स मॉडुलस का क्या पूछा है, ब्रास एंड आयरन, तो वाई बी अपॉन वाई एफ ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा एफ अपॉन अल्फ़ा बी की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो अल्फ़ा एफ कितना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आयरन का 36 इंटू 10⁻⁻6 है, और अल्फ़ा बी 54 इंटू 10⁻⁻6 है। ये 10⁻⁻6 कट जाएगा, 6 तो ये जिसका 6/9 आ जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 आ जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, 40 मिनट की हो गई है, तो हम लोग अब स्टॉप करते हैं। अब अगले वीडियो में बाकी सॉल्यूशन देखेंगे, और मैं इतना डिटेल में दे रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप लोग इस सॉल्यूशन से आप लोग आगे की प्रॉब्लम्स कैसे होंगी इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। इस सॉल्यूशन पा जाने से कुछ ज़्यादा हो नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग इससे क्या सीख ले रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।